हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रतिदिन 7 बजे 15 से 20 मिनट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पकड़ते हैं और उस पर रैपिड फायर क्यूज करते हैं। मतलब जो भी टॉपिक होता है ना, उसके टॉप के जो 50 क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं और हम इसमें बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट करके क्वेश्चन को लाते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे से सीधे पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक आपका जो है ना क्विक रिवीजन हो जाता है। जो टॉपिक करते हैं, अगर उस पर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको उस टॉपिक को बढ़िया से अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि अलग अलग एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो अगर आप कोई भी वन डे एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुरोहित के रूप में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि कौन से ऐसे देवता हैं जिनको पुरोहित के रूप में ऋग्वेद में पूजा गया है। तो पुरोहित के रूप में पूछेगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। अगर आपको जनरली, ध्यान से सुनिएगा, जनरली पूछे कि ऋग्वेद में कौन से देवता की अधिक पूजा हुई है तब आप इंद्र लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति वैदिक काल के किस प्रकार की संस्थाएं थी। तो सभा और जो समिति थी वैदिक काल में, वो पूछ रहा है कि किस टाइप के इंस्टीट्यूशन था। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक संस्था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वैदिक एज में कि सभा और समिति बैठती थी, तो वहाँ पे बहुत मीटिंग होता था। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र कौन से एक वेद से लिया गया है, ये पूछा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। एक क्वेश्चन और पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में कि जो महामृत्युंजय मंत्र है वो कौन सा वेद से लिया गया है। तो उसका भी आंसर होगा ऋग्वेद। समझ गए। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में, जैसे कि आपको पता होगा कि वैदिक काल दो भाग में बटा हुआ था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में विदत जो विधाता है उसका महत्व किससे था, किस क्षेत्र से संबंधित था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विदत या विधाता जो था उसका धार्मिक, सामाजिक एवं सैन्य, रिलीजियस, सोशल और मिलिट्री से रिलेटेड था। ठीक है, देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है ना जिसका आंसर नहीं पता है, तो आप ध्यान से सुनिए कैसे ऑप्शन को छाट कर बना सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा ना जो ऑप्शन, वही आंसर होगा 90% बार। तो बी नंबर ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, रिलीजियस, सोशल, मिलिट्री, है ना। तो ऑप्शन बी होने की संभावना बढ़ जाती है। और ओनली ये सब लगा रहेगा ना, ओनली, ऑलवेज, तो ये सब जो ऑप्शन होते हैं ना उसे न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित, जो ऋग्वेद में मेंशन है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, दशराग युद्ध, ये किस नदी पर लड़ा गया था। तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो इसका आंसर मैंने कल वाला हिस्ट्री वाला में भी रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परुशनी, और इसको रावी बोला गया है। आप सबको पता होगा ना, नदियों के नाम पहले के वैदिक एज में नदियों के नाम अलग थे, अब अलग हैं। तो रावी नदी को परोसनी बोला जाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का आधार, या फिर पूछ सकता है कि भारतीय संगीत का जनक, ये भी पूछ सकता है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। तो कई एग्जाम में जनक के नाम से पूछा है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सामवेद, है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक का प्रमुख यज्ञ कौन सा था। तो राजा के लिए जो राज्य अभिषेक होता था, मतलब कोरोनेशन जो होता था, उसके बारे में पूछ रहा है कि जब नया राजा बनता था तो लाइटर वैदिक पीरियड में पूछ रहा है कि कोरोनेशन होता था तो कौन सा यज्ञ करवाया जाता था। तो यहाँ पर आंसर होगा राजसूय, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अश्वमेध एक एक अश्वमेध यज्ञ भी होता था, उस पर क्वेश्चन मैंने रखा है, मुझे पता है कौन इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन रखा है, आगे आएगा। निष्क, यहाँ पे पूछा कि जो निष्क है वैदिक काल में किस रूप में प्रयुक्त होता था। तो ये क्वेश्चन ना सीजीएल में ही पूछा गया था कि जो निष्क जो टर्म है वहाँ पे ऐसे पूछा था, थोड़ा सा बदल के पूछा था, लेकिन क्वेश्चन यही था कि जो निष्क है वो किसके लिए प्रयोग होता था। तो आप सबको पता होगा आभूषण के लिए, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ऑर्नामेंट, ऑप्शन बी आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में गोमत का अर्थ क्या है? तो टर्म जो गोमत है वैदिक लिटरेचर में उसका मतलब क्या है? तो इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, है ना? गायों से समृद्ध, रिच इन कैटल। तो एक्चुअली में ना जो व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा गाय होता था उसे सबसे अमीर माना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, टोना, चिकित्सा तथा लोक जीवन से संबंधित मंत्र मिलते हैं? तो जब भी मंत्र, जादू टोना, मैजिक, स्पेल्स ये सब का जिक्र होगा ना जब भी, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा देवता था जिसको डेडिकेट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रा। ठीक है, और आपको ये पूछेगा ना कि ऋग्वेद में कौन सा देवता था जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती थी, तो वो भी इंद्रा ही होगा। ठीक है, यानी इंद्र भगवान। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चरक। चरक शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किन के लिए किया जाता था? एक तो चरक वो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो टर्म है ना चरक, ये लेटर वैदिक पीरियड में किन के लिए होता था? तो भ्रमणकारी जो विद्वान होते थे, जो वॉन्डरिंग स्कॉलर होते थे, उनको चरक कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11, 12, 13 नंबर ना। हाँ, 13 नंबर में पूछ रहा है अघन्य। अघन्य शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में किसके लिए हुआ है? तो टर्म अगन्य है जो वैदिक लिटरेचर में किन एनिमल के लिए यूज हुआ है? तो इसका आंसर होगा गाय। देखिए, अगर आपको कभी भी पूछे ना कि वैदिक काल में कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा उपयोग होता था या सबसे ज़्यादा पवित्र था, सबसे ज़्यादा प्रधानता था, तो गाय ही बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा उस समय प्रधानता इनकी प्रधानता थी। निम्नलिखित में कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञ सूत्रों एवं अनुष्ठानों से संबंधित है? विच वेदा मेनली डील्स विद सैक्रिफिशियल फार्मूला एंड रिचुअल? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बढ़िया चीज़, जैसे ये क्या है, ये बात कर रहा है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ के सैक्रिफिशियल फार्मूला, भगवान के लिए मंत्र, ये सब कुछ भी जब भी ऐसा चीज़ आएगा तब इसके लिए जो वेद था वो था यजुर्वेद, है ना? ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में बलि का अर्थ क्या है? तो वैदिक काल में जो बलि था उसका क्या अर्थ था? तो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वैच्छिक कर। तो जब स्वैच्छिक कर होता था ना, जो टैक्स अपने मन से जो लोग देते थे उसी को बलि कहा जाता था, है ना? ये नहीं कि समझ जाना पशु बलि, आदमी बलि, ये सब नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा लोहा। तो एक बात यहाँ से याद करिएगा, आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में लोहा का ज्ञान था? नहीं, वहाँ पे ब्रोंज का यूज होता था सबसे ज़्यादा। लेकिन वैदिक काल में लोहा का यूज सबसे ज़्यादा होता था और सबसे महत्वपूर्ण धातु लोहा ही था। ठीक है, तो ऑप्शन सी, आयरन। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में पानी, जो पानी है इसके किन के लिए प्रयोग तो होता था? तो एक्चुअली में ये पूछ रहा है कि वैदिक साहित्य में जो पानी है ये किन के लिए यूज होता था? तो जो ट्रेडर्स होते थे ना, जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, उनके लिए यूज होता था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा वेदों को डिकोड करने के लिए, मतलब उनका फार्मूला को अच्छे से समझाया हुआ होता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण वो पंडित जी वाला नहीं, ये एक किताब होती है, एक बुक्स होती है। ठीक है, आप सबको पता होगा, पढ़े होंगे तो ये ऋग्वेद को जो डिकोड करता है ना, जो पुस्तक, वही उसी का नाम है ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आ गया ना, अश्वमेध यज्ञ, है ना? पूछेगा कि अश्वमेधा यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेन पर्पस ऑफ द अश्वमेधा सेक्रीफाइस। तो देखिए, जो राजा बनते थे वो ये यज्ञ करवाते थे, है ना? और वो देखते थे कि हम में कितना पावर है। वो हॉर्स को, घोड़ा को छोड़ देते थे अपने राज में, और जहाँ तक जाता था, जहाँ तक उनकी राज हो जाती थी। अगर उस घोड़े को कोई रोक लेता था तो उससे फिर लड़ाई होता था उस राजा से। आपने ये सब पढ़ा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था कि मेरा जो राज है ना यहाँ तक है। ठीक है, टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल सुपरमेसी। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वैदिक काल में जन्य, जो जन्य शब्द है इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो जो टर्म जना है इसके बारे में पूछ रहा है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जनजाति। तो एक्चुअली में ना जैसे अभी जाति होता है ना, अभी बहुत सी जातियां होती है, तो उसी तरह वैदिक काल में जनजाति होती थी, ट्राइब होती थी, अभी भी ट्राइब होती है, लेकिन उस समय ट्राइब ही कहा जाता था, जनजाति ही कहा जाता था। तो उन्हीं के लिए जन का यूज हुआ था, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में जन का स्थान किस इकाई ने ले लिया? तो देखिए अभी मैंने बताया पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में तो जन था, वो ट्राइब को कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जन का प्रयोग किन के लिए होता था? तो ये होता था जनपद के लिए, ऑप्शन बी। आगे चलते तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद सामवेद से संबंधित है? तो देखिए जो उपनिषद होते थे, ये भी पूछा है कई एग्जाम में कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा तो जरा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उपनिषद जो सामवेद है, सामवेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है, ये पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर होगा केन, है ना, केन उपनिषद, ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में 20 शब्द का अर्थ क्या है? जो टर्म 20 है ना, उसका वैदिक एज में क्या मतलब है, यही पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सामान्य प्रजा, कॉमन पीपल और क्लान। अपने वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मैंने बताया था ना कि कौन क्लान से कौन से, क्लान का हिंदी क्या होता है बेसिकली, कौन से क्लान, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इसका हिंदी, तो वही आता था ना कि कौन से क्लान से वो बिलोंग करते हैं, वो महात्मा बुद्ध या फिर महावीर, ठीक है। तो उसी तरीके से याद रखिएगा कि जो 20 था ना, यह सामान्य प्रजा, जो कॉमन पीपल होते थे, उनके लिए यूज होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यज्ञ राजा की सार्वभौमिक सत्ता, यूनिवर्सल सोवरेनिटी का प्रतीक माना जाता था? तो कौन सा यज्ञ, अभी मैंने आपको यही चीज़ एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें ये देखा जाता था कि हमारा राज्य कितना दूर तक है ना। वो घोड़े को छोड़ देते थे और घोड़ा जितना दूर तक जाता था उनका राज्य हो जाता था। तो वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा था। पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, आपसे ये भी पूछेगा कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। आपसे पूछ सकता है कि पुरुष सूक्त में 4 वर्ण कौन है ना, ये सभी पूछ सकता है। तो यहाँ पे तो पूछा है कि पुरुष सूक्त में जो 4 वर्णों का उल्लेख है वो कौन सा वेद में है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। वो 4 वर्ण कौन थे? हाँ बताओ। वही जो मुख से फिर उसके बाद बाँह से, उसके बाद फिर पैर से और जंघा से जिनकी उत्पत्ति हुई थी उनके बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो वो बताइएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कौन कौन है। वैदिक समाज की सबसे छोटी सामाजिक इकाई कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट इन वैदिक सोसाइटी, यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। जैसे हमारे यहाँ सबसे छोटा यूनिट होता है ना, कॉलोनी होता है, विलेज होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटा यूनिट कौन है। तो कुल होता था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ था? तो जैसे आज भी शादी विवाह होता है तो गोत्र सिस्टम को देखा जाता है कि लड़का का लड़की का कौन गोत्र है। तो वही पूछ रहा है कि जो गोत्रा सिस्टम था और डेवलप्ड किन के कौन से पीरियड में हुआ था? तो यहाँ पे तो आप सिंधु सभ्यता ये सब एलिमिनेट कर दोगे, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे आंसर होगा उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें हुआ था। और गोत्र होता था क्या था, एक्चुअली में ना गाय होता था पहले के लोगों के साथ, लोगों के पास। तो गाय बांधते थे ना, जैसे रामू का गाय यहाँ पे बांधा, श्यामू का भाई गाय यहाँ पे बांधा, तो ये दोनों एक गोत्र के हो गए। गोत्र होने का मतलब उनकी गाय एक ही जगह पे बांधा जाता था, ठीक है। तो एक गोत्र के लोग हो गए, ऐसा सिस्टम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म वेद लिखा हुआ है ना, ब्रह्म वेद के नाम से कौन सा वेद है वो जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गविष्टि, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुतों बार पूछा गया है। शब्द का अर्थ क्या है? तो गविष्टि टर्म है जो वैदिक पीरियड में, इसका मीनिंग क्या है? तो गविष्टि का मतलब होता है गायों के लिए युद्ध, है ना, बार फॉर कैटल, सर्च फॉर कैटल, या फिर बार फॉर कैटल, युद्ध, गांव गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको बोलते थे गविष्टि। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मेंशन किन कौन सी रिवर को किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती। याद रखिएगा, गंगा यमुना का जिक्र नहीं है, एक बार 2 बार है,
लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो जिक्र है वो सरस्वती नदी का जिक्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राजन। राजन का चुनाव प्रारंभिक वैदिक काल में किसके द्वारा किया जाता था? अर्लिक वैदिक पीरियड में जो राजन होता था, जो किंग होता था, वो किन के द्वारा चुना जाता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा समिति। और मैंने आपको अभी बताया था कि सभा और समिति थी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, तो वहीं से तो चुना जाएगा ना राजा को, तो यहाँ पे समिति से चुना जाता था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी वैदिक काल में राजा का मुख्य पुरोहित माना जाता था? तो एक्चुअली में ना ये पूछ रहा है कि जो मेन प्रीस्ट था, जो चीफ प्रीस्ट था वैदिक काल में, वो राजा का कौन होता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, वो पुरोहित ही उन्हें कहा जाता था। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ग्रामिणी का मुख्य कार्य क्या था? तो प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ग्रामिणी, तो ग्रामिणी जो होता था गांव का प्रमुख होता था। आपको नाम से यानी टर्म से भी ऐसा लग रहा होगा कि गांव का प्रमुख होता था, हेड ऑफ द विलेज, जो अभी कौन होता है, अभी सरपंच, मुखिया, वार्ड कमिश्नर, ये सब होता है। तो वही पूछ रहा था कि गांव के प्रमुख कौन होता था? ग्रामिणी होता था। अगला क्वेश्चन है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्ता जो सृष्टि की उत्पत्ति पर आधारित है, किस वेद में मिलता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऋग्वेद। और ये क्वेश्चन ना एसएससी रेलवे में तो नहीं, लेकिन पीसीएस में पूछा हुआ है ना, मल्टीपल आंसर करके पूछा हुआ था स्टेटमेंट में, तो वहीं से मैंने ले लिया है कि हो सकता है अपने एग्जाम में भी पूछ दे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वेद मुख्यतः गद्य में लिखा गया है, मतलब प्रोज सेक्शन में, मतलब कहानी जैसा स्टाइल में लिखा गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताइएगा जो वो दोहा टाइप के रहता है ना, उसकी बात कर रहा है, तो उसमें कौन सा गद्य लिखा गया है, कौन सा वेद लिखा गया, ये पूछ रहा है। तो यजुर्वेद, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाग दुग्धा दुग्धा किस कार्य से संबंधित अधिकारी था? तो एक्चुअली एक ऑफिसर था ये वैदिक पीरियड में, तो ये कौन सा ऑफिसर था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये था कर संग्रह, जो टैक्स कलेक्शन होता था ना, जीएसटी इंस्पेक्टर आज होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें था, जो टैक्स कलेक्शन का काम था, ये भागदुध यानी भागदुग्धा के पास ही था। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है किस वेद से संबंधित है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि वेद को डिकोड करने के लिए किताब होती थी, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि शतपथ जो ब्राह्मण था वो कौन सा वेद से रिलेटेड था? तो ये था यजुर्वेद से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में सेनानी का कार्य क्या था? जो सेनानी का है उसका वर्क यानी उसका फंक्शन बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये सब क्वेश्चन इजी है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा देखिएगा, सेनानी नाम से ही पता चल रहा है, तो ये समय कोई टेंशन ही नहीं लेना है, सेना का प्रमुख था। ठीक है, आगे चलते तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है ना। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था त्रय ब्राह्मण, जो सामवेद में नहीं था। तो देखिएगा इस तरीके से ना आप पढ़िएगा ना, तो ऑप्शन को छाटिएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं होगा ना। अब आगे चलते तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, ये तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा, तो यही सही होगा, है ना, ऑप्शन बी होगा सही। पंचबीस ब्राह्मण नहीं होता है, गोपथ ब्राह्मण, ये सब गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वेद को ज्ञान का वेद, वेदा ऑफ नॉलेज कहते हैं? तो कौन सा वेद है जिसको ज्ञान का वेद कहते हैं? तो ये ऋग्वेद को पहला वेद, सबसे प्राचीन वेद पूछेगा कौन था, तो ऋग्वेद ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में पुरंदर की उपाधि किस देवता के लिए प्रयुक्त हुई थी? तो पुरंदर किनको कहा जाता था ऋग्वेद में, ये पूछ रहा है। तो ये इंद्र को कहा जाता था, और इंद्र ही सर्वो थे। मैंने आपको बताया कि कोई भी पूछेगा ना कि वेद में कौन सा ज़्यादा पूजा जाता था, तो इंद्र की पूजा होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वेद ब्राह्मण ग्रंथों से सर्वाधिक संबंधित माना जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बीच वेदा इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द ब्राह्मण टेक्स्ट। तो ब्राह्मण टेक्स्ट का से कौन क्लोजली एसोसिएटेड है, ये पूछ रहा है। तो ये होगा यजुर्वेद, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते तो अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो एक्चुअली में कृषि के विकास जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर आ गया था। किस कारण से हुआ था? तो लोहा के औजारों का प्रयोग, लोग क्या करने लगे थे कि आयरन के टूल्स बनाने लगे थे, उनको सब कुछ आने लगा था, यानी डेवलप हो चुका था जो ये सिविलाइजेशन थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लोहे के औजारों का प्रयोग हुआ तो कृषि के विकास में वो क्या किया, मदद किया। तो ऑप्शन बी आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यज्ञ मुख्यतः शक्ति एवं समृद्धि, पावर एंड प्रोस्पेरिटी से संबंधित है? तो पावर एंड प्रोस्पेरिटी से जो संबंधित जो यज्ञ है वो वाजपेयी। तो वाजपेयी यज्ञ के बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो मैंने उसको ले लिया है ना। जो ज़्यादा बार पूछा गया उसको लिया, जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जा सकता है उसको लेता हूँ। तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्ट करके यहाँ पे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? उपनिषद प्राइमरी डील विथ विच सब्जेक्ट? तो मैंने आपको यहाँ पे ना चिकित्सा से नहीं होगा, संगीत से नहीं होगा, ऐसे आप काट सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है, काट के बना सकते हैं। तो अब देखिए, यह यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब है, ये सब फिलॉसफी के बारे में है, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में। तो मैंने क्या बताया था कि उसी से रिलेटेड उपनिषद है, तो उसी के बारे में रहेगा ना, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य श्रुति का भाग है? तो श्रुति का मतलब सुन कर जो सीखते थे ना, उसको बोला जाता था श्रुति। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रुति किसे बोलते हैं? तो जो सुनकर हम जो साहित्य का ज्ञान लेते थे उसको हम श्रुति बोलते हैं। तो एक्चुअली में श्रुति उपनिषद को ही बोला जाता है। उपनिषद को सुनकर एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में ऐसे प्रोपगेट किया जाता था। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सोमा का मुख्यतः किस रूप में यूज किया जाता है? तो आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि एक सोमा ड्रिंक होती थी, मतलब एनर्जी ड्रिंक होता था, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सोमा जो था वो क्या था? तो पवित्र यज्ञ पेय, सेक्रेड रिचुअल ड्रिंक। जैसे आज भी पूजा होता है तो देखते होंगे चीनी का शरबत, गन्ने का शरबत, ये सब पिलाया जाता है, तो उसी तरीके से सोम रस पिलाया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ गए? आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र का संबंध किस प्रसिद्ध मंत्र से है? तो विश्वामित्र का संबंध कौन से मंत्र से है ये पूछा। तो ये गायत्री मंत्र से है, और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। मृत्युंजय मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। पुरुष सूक्त किस में है? ऋग्वेद में, है ना। तो ये सब पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में अनार्य शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? वैदिक लिटरेचर में जो टर्म अनार्य है ये किन के लिए यूज होता है? तो एक्चुअली में देखिए, आर्य का उल्टा है अनार्य, मतलब जो आर्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यों से भिन्न समुदाय। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं अब। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना और इजी होता है, क्योंकि अगर चारों में से एक भी ऑप्शन आता है तो उसे आप एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहला देखिए, लिखा हुआ ऋग्वेद स्तुतियाँ एवं प्रार्थनाएं। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ऋग्वेद में इतनी स्तुतियाँ हैं, है ना। पहला क्वेश्चन इसी से था ना, पहला या दूसरा क्वेश्चन। तो पहला ही तो सही है। सामवेद में चिकित्सा थोड़ी है, सामवेद में म्यूजिक के बारे में है, अथर्ववेद में जादू टोना है। तो ये सब गलत गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही सही है। तो इस तरीके से देखने हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। प्रतिदिन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।